नमस्कार, द लेबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र यादव। आज की इस वीडियो में बात करेंगे श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की। पिछले 9 जुलाई को हजारों की संख्या में लोग अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू किए। To diffuse growing tension, spokesperson of the Prime Minister's office said the invitation came as a major protest was held for the 5th consecutive day outside of the president's office in Colombo. The protesters are demanding that President Gotabaya Rajapaksa and his government, led by his brother, step down due to economic crisis that is rolling the country. The protesters have not yet responded to the invitation. Sri Lanka is suffering from major economic crisis, lack of foreign currency necessary to pay imports. और ये प्रोटेस्ट करते हुए लोग श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के ऑफिशियल रेजिडेंस पे पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी को तोड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा है, कोई सोफे पे सो रहा है, कोई किचन में जाके कुछ खा रहा है, कोई पैसा ढूंढने में लगा हुआ है। लोगों के ऑफेंसिव होने का कारण है सरकार का इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। तो आज श्रीलंका जिन हालात को जी रहा है, जो श्रीलंका में परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, इसके पीछे के कारण क्या है? इसको समझने के लिए हमें आज से लगभग 2 डिकेड पीछे जाना पड़ेगा। साल था 2004। ये शख्स जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, महिंदा राजपक्षे, 2004 में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 2004 से लेकर के 2005 तक, यानी 1 साल तक श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उस वक्त श्रीलंका की प्रेसिडेंट रहती हैं चंद्रिका कुमारटुंगा। फिर 2005 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहां पे प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट इलेक्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट होता है, और हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। जब महिंदा राजपक्षे प्रेसिडेंट बनते हैं श्रीलंका के, उस वक्त श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा होता है। 2009 में श्रीलंका में सिविल वॉर समाप्त होता है और सिविल वॉर समाप्त होने का सारा क्रेडिट महिंदा राजपक्षे को जाता है। और महिंदा राजपक्षे तब से श्रीलंका में एक हीरो के तौर पे देखे जाने लगते हैं। इनको लोग किंग कह के पुकारने लगते हैं, खास तौर पे जो श्रीलंका के सिंहली समुदाय हैं उन लोगों में। उसके बाद श्रीलंका की पॉलिटिक्स में महिंदा राजपक्षे अपनी फैमिली मेंबर्स को जगह देने लगते हैं और धीरे धीरे करके पावर को सेंट्रलाइज करने लगते हैं। सारे पावर इनकी फैमिली और इनके हाथों में आ जाता है श्रीलंका का। और इस तरह से ये 2005 से लेकर के 2015 तक, यानी 10 साल तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। 2015 के इलेक्शन में ये प्रेसिडेंट नहीं चुने जाते, इनकी हार हो जाती है। 2015 में इनके हार की मेन वजह बताई जाती है पावर को सेंट्रलाइज करना, एक अथॉरिटेरियन इनका बिहेव होना और वोटर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। लेकिन जब इनका टेन्योर 2005 से 2015 तक का रहता है, इसके बीच में ये शख्स शी जिनपिंग जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं, इनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है अपने साउथ एशिया के विजन को पूरा करने के लिए। और अपने टेन्योर में महिंदा राजपक्षे चाइना से खूब कर्ज लिए। चाइना ने खूब मदद की और चाइना के साथ इनके ऐसे संबंध हो गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खबर के मुताबिक चीन जो भी कहता था, महिंदा राजपक्षे का आंसर सिर्फ यस में होता था। वो मना नहीं कर सकते थे, सिर्फ हाँ ही बोलते थे। महिंदा राजपक्षे की गवर्नमेंट जब सिविल वॉर के दौरान ऑपरेशन शुरू की तमिल्स के अगेंस्ट में, तो चाइना ने महिंदा राजपक्षे का खूब समर्थन किया। तमिल्स के ह्यूमन राइट्स को लेकर के श्रीलंका को क्रिटिसाइज किया जाने लगा, तो श्रीलंका बिल्कुल आइसोलेशन में आ गया, बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। उस वक्त भी चीन ने खूब समर्थन किया श्रीलंका का। 2015 में महिंदा राजपक्षे के पावर से जाने के बाद मैत्रीपाल सिरिसेना वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं और सिरिसेना गवर्नमेंट के लिए जो बाहर के कंट्रीज का श्रीलंका के ऊपर कर्जा था, उसको चुकाने में काफी दिक्कत होने लगी। 2017 में, यानी 2017 में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने हम्बनटोटा पोर्ट और उसके साथ 15,000 एकड़ एक्स्ट्रा जमीन चाइना को दे दिया। इसका असर पड़ा
श्रीलंका के क्रेडिट पे, क्योंकि श्रीलंका उसी वक्त से डिफॉल्टर होने के कगार पे पहुंच गया और बाहर की जो कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही थी श्रीलंका के अंदर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो श्रीलंका की डिफॉल्टर होने की जो शुरुआत होती है वो महिंदा राजपक्षे के टेन्योर से ही शुरू हो जाती है। और श्रीलंका अभी इन परिस्थितियों को झेल ही रहा था कि 2019 में कोविड आ जाता है और कोविड आ जाने की वजह से वहां का जो टूरिज्म था वो काफी प्रभावित हुआ और जो टूरिज्म से कमाई हो रही थी बिल्कुल ठप पड़ गई। श्रीलंका को डबल मार पड़ गई और ये जो कोविड-19 का दौर रहा लगभग 2 साल तक चला। 2 साल बाद यानी 2021 से धीरे धीरे चीजें खुलनी शुरू हो गई। श्रीलंका की इकोनॉमी का एक दूसरा आधार है वहां की एग्रीकल्चर। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में केमिकल्स फर्टिलाइजर करना बंद करा दिया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करना शुरू किया, जिसकी वजह से वहां का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री काफी प्रभावित हुई, उस पर गलत असर पड़ा, उत्पादन कम होने लगे और श्रीलंका का जो कर्ज था वो लगातार बढ़ता गया। अगर एक डेटा देखें हम तो 2021 में श्रीलंका के ऊपर जो टोटल कर्ज था 3,500 करोड़ डॉलर का था। एक साल बाद यानी 2022 में ये कर्ज बढ़ करके 5,100 करोड़ डॉलर पहुंच जाता है और श्रीलंका की आमदनी बिल्कुल कम होती रही। श्रीलंका ने जो अलग अलग जगह से कर्ज ले रखा है उसका एक डेटा हम देखें, श्रीलंका के टोटल कर्ज का 47% मार्केट का है, 15% चीन का कर्ज है, 13% एडीबी बैंक का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 10% वर्ल्ड बैंक का कर्ज है, 10% जापान का कर्ज है, 2% इंडिया का कर्ज है और जो अन्य कर्जे हैं वो 3% के। तो जो श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, इसके पीछे मेन वजह है श्रीलंका के गवर्नमेंट का इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। श्रीलंका की गवर्नमेंट के पीछे कोई इकोनॉमिक मॉडल ही काम नहीं करता है, वहां पे बस सत्ता का खेल चलता है। इस साल इंडिया ने 2 किस्तों में श्रीलंका की आर्थिक मदद की। एक किस्त 90 करोड़ डॉलर की थी और दूसरी किस्त 50 करोड़ डॉलर की थी। अब देखना यह है कि किस तरह से श्रीलंका की आने वाली गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलेगी, किस तरह से दुनिया के देश इसकी हेल्प करेंगे। हालांकि वहां के आर्मी चीफ ने लोगों से शांति की अपील की है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें।